हेलो एवरीवन, आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, हमने सेकंड यूनिट का 4th चैप्टर शुरू कर रखा है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट 60 मार्क्स का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने एम एन रॉय की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ा था कि वो किस बैकग्राउंड से आते थे, किन किन विचारधाराओं को उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, कहाँ कहाँ की उन्होंने यात्राएं की। तो हमने अभी तक जो है उनकी एक प्रोसेस देखी थी, उनकी जीवनी देखी थी और जीवनी पर आधारित उनकी जीवनी और उनकी यात्राओं पर आधारित किन किन विचारधाराओं का उनके ऊपर असर पड़ा, उन सबको मिलाकर, उनके जीवन को, अनुभवों को मिलाकर एम एन रॉय एक नई अवधारणा को जन्म देते हैं। वो है नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमैनिज्म, जिसे साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म भी कहते हैं, रेडिकल ह्यूमैनिज्म भी कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। और कई बार एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि न्यू ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एम एन रॉय ने। तो देखिए, उनके जो अभी मैंने बताया कि उन्होंने अदर कंट्रीज़ में विजिट्स की थी बहुत सारी, और बहुत कुछ जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके वो फेवर में थे, कुछ आइडियोलॉजीज़ को वो अपोज करते हैं। तो कुल मिला के उनके जीवन का निचोड़ निकल कर आया था नव मानवतावाद। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो नव मानवतावाद के अंतर्गत क्या क्या लेकर आते हैं। डिस्कशन से पहले तो हमें मानवतावाद को ही समझना होगा कि मानवतावाद होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, लैटिन भाषा के ह्यूमैनिज्म, जो ह्यूमैनियस है, उस शब्द से ये निकल कर आया है, जिसका वैसे तो अंग्रेजी भाषा में ह्यूमैनिज्म बोलते हैं इसको, लेकिन लैटिन भाषा की ह्यूमैनियस जो शब्द है उससे निकल कर आया है। लैटिन भाषा में ह्यूमैनियस शब्द का तात्पर्य होता है कि एक ऐसी विचारधारा जिसका संबंध मनुष्य से है, मनुष्य के कामों से है, मनुष्य के मानवीय मूल्यों से है। यानी कि कुल मिला के मानव जो है, मनुष्य जो है, वही केंद्र बिंदु होता है मानवतावाद का। मनुष्य की भलाई के लिए सोचना, मनुष्य की विकास के लिए सोचना, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्य किए जाएंगे किसी भी समाज के अंतर्गत, किसी भी सोसाइटी में, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा, मनुष्य की भलाई, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये मानवतावाद का जो है पर्टिकुलर कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है। तो आप जब 60 मार्क्स का क्वेश्चन लिखेंगे तो ये मानवतावाद को आप अलग से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग होता क्या है एक्चुअल में। फिर राय के अनुसार थोड़ा सा मैं एक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें दे देती हूँ। जो हमारा ये ह्यूमैनिज्म था, ये ह्यूमैनिज्म जब दिया गया था, ये बहुत प्राचीन जो है, शताब्दियों पूर्व, ईसा पूर्व दिया गया था। यूनान के सोफिस्ट और एपिक्यूरियंस जो होते थे, मानवतावाद के बारे में उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक बातें कही हैं। मनुष्य को उन्होंने प्रत्येक वस्तु का केंद्र बिंदु समझा है। उनकी विचारधारा थी कि मनुष्य ही प्रथम है, बाकी समाज की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सेकेंडरी हो जाएगी। और जो हर तरह का धर्म, ईश्वर जो है वो यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य की भलाई करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने धर्म या अपने ईश्वर की बुराई कर रहे हैं। ऐसा जो है प्राचीन मानवतावाद का जो कंसेप्ट है वो चला रहा है, वही कहता था। लेकिन रॉय जो है, एम एन रॉय, एक अलग तरह की बात लेकर आते हैं और ये जो प्राचीन मानवतावाद का जो कंसेप्ट है, इसमें कई सारी बुराइयां वो निकालते हैं। सबसे पहले बात तो वो यही कहते हैं कि प्राचीन मानवतावाद जो है मानव को केंद्र बिंदु मानता था। मानव का स्वभाव क्या है उसकी व्याख्या ही नहीं करता था। 5वीं शताब्दी के मध्य जो यूनानी विद्वान थे, उन्होंने जो भौतिक तत्व हैं उनको भी माना स्वीकार नहीं किया, सिर्फ बौद्धिक तत्व को ही माना और मनुष्य को प्रमुखता पर रखा। कुछ अन्य विद्वान जो थे उन्होंने मानवतावाद को एक धार्मिक रंग दे दिया, धर्म से जोड़ दिया कि मनुष्य अगर भावुक होगा, दूसरे मनुष्य का आदर करेगा, तो वो धर्म के अनुसार बहुत बड़ा परोपकार कर रहा है। तो मानवतावाद को धर्म से जोड़ दिया, जो कि एम एन रॉय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि मनुष्य को अगर ये जो आध्यात्मिक देवी देवताएं हैं, ईश्वर है, इन्हीं के अधीन करना है, तो फिर मनुष्य को आप केंद्र बिंदु क्यों मानते हो, क्यों मानते हो कि मनुष्य प्रथम व्यक्ति है। तो वो कुल मिलाकर ये कहते थे कि जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए जो आप अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मनुष्य स्वयं निर्माता है अपने भाग्य का। वो जो है किसी दूसरे धर्म के ऊपर नहीं टिका हुआ है। कुल मिलाकर जो एम एन रॉय है, जो प्राचीन मानवतावाद में अंधविश्वास, भाग्यवाद, ये सब आ रहा था, उसकी वो खिलाफत करते हैं और वो कहते हैं कि इन अंधविश्वासों से मुक्त हो जाना चाहिए
अ, अगर ईश्वर ही सब कुछ है तो फिर मनुष्य को आप सब कुछ मानना स्वीकार ना करें। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो भाग्यवादी दृष्टिकोण है, जो देवी देवताओं पर अंधविश्वास करके मानव की पूजा करना है, धर्म में अंधविश्वास करके जो पूजा करना है, ये वास्तव में दोष है मानवतावाद के। मानवतावाद तो कुछ और ही होता है, और वो क्या है, वो इसको अपने जो है अपनी एक नई थॉट के जरिए लाते हैं, और वो है रॉय का मानवतावाद, जिसे वो नव मानवतावाद कहते हैं। वो नव मानवतावाद भी कहलाता है, उनका वैज्ञानिक मानवतावाद भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत आती है। रेडिकल ह्यूमैनिज्म भी इसे कहा जाता है। तो वो अपने मानवतावाद में क्या लेकर आते हैं, देखो जो जो उन्होंने प्राचीन में बुराइयां लगी ना, सबसे पहले तो आप वही देखिए कि अंधविश्वास और देवी देवताओं पर आधारित वो मानवतावाद मानते थे। लेकिन प्राचीन जो मानवतावादी थे वो मानते थे कि देवी देवताओं, अध्यात्म, धर्म पर आधारित मानवतावाद होता है। लेकिन यहाँ राय ने साफ साफ इनकार किया कि ना ही आध्यात्मिकता, ना ही देवीय शक्तियाँ, ये कुछ नहीं होती मानवतावाद में, बल्कि जो नैतिकता है वो सबसे ऊपर है, नैतिक विचारधारा है ये। उन्होंने मानवतावाद को जो है विज्ञान के साथ जोड़ दिया कि जो भी ईश्वर, जो आपको मनुष्य दिख रहे हैं, वो वास्तव में अगर समझा जाए कि वो उनका उपज कैसे हुई, उनका ओरिजिन क्या है, वो कैसे पैदा हुए, कैसे वो एक छोटे से जीव कण से बनकर आज इतना बड़ा मनुष्य है, जिसे एक बौद्धिक मनुष्य कहते हैं, वो बन गया। इन सब के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क शक्ति काम करती है, ना कि देवी देवता या ईश्वर काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य सर्वोपरि, वो मानते हैं कि मनुष्य सर्वोपरि है, लेकिन ये जो दूसरी ईश्वर और ये सारी ताकतें, ये कुछ भी नहीं है। जो दूसरे शब्दों में अगर मैं सिंपली कहूँ तो राय किसी आध्यात्मिक शक्ति या सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनका रखवाला नहीं कहते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं इस बात को। वो कहते हैं सर्वशक्तिमान या देवी देवताओं के चक्कर बिल्कुल भी नहीं होते मानवतावाद में, इनसे स्वतंत्र होता है मानवतावाद। इसके अलावा वो दूसरी बात कहते हैं कि प्राचीन जो मानवतावादी हैं वो मनुष्यों को केंद्र बिंदु मानते थे, लेकिन उनका जो मानवतावाद है राय का, वो नव मानवतावाद मनुष्य के स्वभाव को केंद्रित मानता है। वो कहते हैं कि जो कल्पित शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, यानी कल्पित शक्तियाँ कौन सी, जो देवी देवताएं, जो ईश्वर जिसके नाम पर आदमी अंधभक्त होकर पूजा पाठ करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मानवतावादी हो ही नहीं सकता, वो स्वीकार नहीं करेगा ऐसी ताकतों को अगर मानवतावादी होगा। और जबकि बल्कि क्या करेगा, वो आधुनिक सभ्यताएं हैं, जो सामाजिक प्रयोग है, जो विज्ञान है, साइंस है, उनसे संबंधित रहेगा, वो उनसे संबंधित सोच रखकर मनुष्य की भलाई के बारे में सोचेगा, ना कि ईश्वर के डर से। वैज्ञानिक ज्ञान ही राय के लिए मानवतावाद का मूल आधार है। तो यहाँ पर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि नव मानवतावाद जो होता है राय का, उसका मूल आधार क्या है, तो वो है वैज्ञानिकता। इसके अलावा जो उनका मानवतावाद था, मैंने जैसे बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रारंभिक रूप कैसा था, प्राकृतिक स्वभाव कैसा था, ये सारा जो है उनका मानवतावाद का कहलाता है। इसलिए उसको रेडिकल ह्यूमैनिज्म या मौलिक मानवतावाद, ओरिजिनल मानवतावाद भी कहते हैं। देखिए मनुष्य की उत्पत्ति एक बैक्टीरिया के तौर पर हुई। वो आपको पता है कि वो एक समय चिंपैंजी के रूप में था, फिर वो 2 पाँव पे चलना उसने शुरू किया। तो ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वर ने उतार दिया लोगों को इस धरती के ऊपर और ये जो है समाज बन गए, राजनीतिक समाज बन गए और देश बन गए, ये भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं है। ये एक वास्तविकता के प्राकृतिक इनका विकास हुआ है, प्राकृतिक तौर पर ये इवॉल्व हुए हैं। कि ये पहले कैसे जीव हुआ करते थे, पहले कहते हैं कि समुद्र में मनुष्य पैदा हुआ था। समुद्र मतलब एक जीव के तौर पर मछली की तरह वो रेंगता हुआ फिर स्थल पर चलना सीखा, धीरे धीरे वो जो है बंदर के रूप में आया और आज जो है हम मानव देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो कहते हैं कि विज्ञान को समझो, फिर सोचो कि वास्तव में मनुष्य है क्या, मनुष्य का स्वभाव क्या है, ना कि आप देवी देवताओं और धर्म पर आधारित मानवतावाद मानो और किसी सर्वशक्तिमान को पहली शक्ति मान लो। नहीं, मनुष्य ही वो व्यक्ति है जिसने सब कुछ ये चीज़ें सोची हैं, समझी हैं। फिर वो कहते हैं कि उनके मानवतावाद में व्यक्ति को अगर इस बारे में शिक्षा दें कि एक्चुअल में मानवतावाद है किस चीज़ में, तो वह उच्च आदर्शों को प्राप्त कर लेगा। उच्च आदर्श है कि मैक्सिमम व्यक्ति की विकास कैसे हो सकता है, शांति से कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे संयम के साथ कैसे रह सकते हैं, वो मानवतावाद के अंतर्गत सीख लेंगे।
कुल मिलाकर अपने भाग्य का जो है व्यक्ति स्वयं निर्माता होगा, किसी भगवान और ईश्वर को वो अपने भाग्य का निर्माता नहीं कहेगा। तो इस तरह से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब नव मानवतावाद की धारणाएं या इम्पोर्टेंट अजम्पशंस क्या थी न्यू ह्यूमैनिज्म की, उसके ऊपर अब हम आते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर मैं अजम्पशन की बात करूं तो ये कहते हैं मनुष्य जीव विज्ञान के संबंध में विकास का परिणाम है। मैन इज़ द आउटकम ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। कि मनुष्य जो है, मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया कि किसी ईश्वर का उतारा हुआ बंदा नहीं है, बल्कि मनुष्य क्या है, मनुष्य तो वो एक तरह से जो बायोलॉजिकल आपका इवोल्वमेंट होती है, जो विकास होता है, उसका परिणाम है। मनुष्य की उत्पत्ति किसी बाह्य शक्ति से नहीं हुई है, किसी ईश्वर से नहीं हो, बल्कि जीव विज्ञान को पढ़ो, बायोलॉजी को पढ़ो। अगर आपने 12th तक मेडिकल की स्टडी की है तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य का विकास कैसा हुआ। अपने 10th में भी आप साइंस में पढ़ते होंगे कि मनुष्य का विकास कैसा हुआ। तो ये मानना कि मनुष्य का विकास ईश्वर द्वारा हुआ है तो वो बिल्कुल ही गलत है। बल्कि आधुनिक विज्ञान साफ साफ ये कहता है कि ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत कैसे बना, इसका भूतकाल, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, प्रेजेंट में कैसे रन कर रहा है, यही वास्तविकता है। इसी की खोज करना ही मानवतावाद है। यही जो खोज है, यही मानवतावाद की वास्तविकता है। ऐसा जो है एम.एन. रॉय मानते हैं। इसके अलावा एम.एन. रॉय जो है इस तरह की बातें कहने के अलावा जो उनका सेकंड पॉइंट है, मनुष्य एक तर्कशील प्रणाली, मैन इज अ रैशनल बीइंग। तर्कशील मतलब विवेकशील प्राणी है। विवेकशील कौन होता है? जिसमें बुद्धि होती है, जो सही और गलत का फैसला कर सकता है, सही क्या है गलत कर क्या है, इस चीज़ को छांट सकता है, वही मनुष्य विवेकशील होता है, तर्कशील होता है। तर्क मतलब अपनी बातों से आप ऐसी बातें दूसरे के सामने कहें जो साइंटिफिकली प्रूव है। इस तरह से आप लॉजिक्स दे सामने वाले को कि आप जो है साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से आप अपनी बात को प्रूव रख पाए, ना कि आप आध्यात्मिक और इस तरह की बातें जो कि जिन्हें आज तक प्रूव नहीं किया जा सके, उन बातों से आप अपनी बातों को किसी दूसरे को मनाने का प्रयास करें। साइंटिफिक रहिए, उनका सिंपल सा कहना ये है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वही वास्तव में उसकी विवेकशीलता का आधार है। यानी कि मनुष्य सही गलत में फैसला कौन को कर पाता है? जिस मनुष्य का जिस मनुष्य के स्वभाव में ही ये चीज़ आ गई है कि वो विवेकशील है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये जो विवेकशीलता मनुष्य में आई है, जो बुद्धि मनुष्य में आई है, ये किसी चमत्कार का परिणाम है, बल्कि तो उसके अंदर जन्मजात गुण है। इसलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस पृथ्वी पर कहा गया, क्योंकि वो सही गलत का फैसला कर सकता है, सोच सकता है। तो इस तरह से ये सोच जो है किसी ईश्वर ने नहीं दी है, ये उसके अंदर जन्मजात गुण है। और यही जो सोच है उसे एक नैतिक प्राणी बनाती है। सही और गलत का फैसला करता है, सही का साथ देता है, और सही का जो साथ देता है उसे पता है कि जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और मनुष्य को किसी प्रकार की पीड़ा दूसरे मनुष्य को नहीं पहुंचानी चाहिए। सभी को मिलजुल कर शांतिपूर्ण रहना चाहिए, और यही वास्तव में नैतिक है। इसलिए मनुष्य को नैतिक प्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सोच समझ है। और यही जो वो नैतिक सिद्धांत, जो ये नैतिक सिद्धांत है कि किसी को चोट नहीं पहुंचानी, सब प्रेम पूर्वक रहेंगे, यही नैतिक सिद्धांतों का ये पालन करता है, और आगे जाकर यही उसका जो है मानवतावाद का मूल आधार बनता है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ जताने का प्रयास किया है कि मनुष्य की तर्कशीलता ही वास्तव में नव मानवतावाद का आधार है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाएं तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कि थर्ड पॉइंट तो है ही नहीं इसमें। हाँ, तो ये चार जो थे, हाँ ये थर्ड पॉइंट, मनुष्य में स्वतंत्रता की लग्न लिखा गया यहाँ पर, लगन है वो, लगन स्वाभाविक है। अर्ज फॉर फ्रीडम इज नेचुरल इन मैन। उनके नव मानवतावाद का एक महत्वपूर्ण आधार ये भी है कि उनका नव मानवतावाद है, उसमें मैंने इसे बताया कि मनुष्य का स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य की विवेकशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य का स्वभाव और विवेकशीलता क्या डिमांड करते हैं? वो मांग करते हैं कि स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस समाज में रहते हुए मानवतावाद का एक और आधार बन जाता है कि हर मनुष्य का स्वभाव और विवेकशीलता ये मांग करती है कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। ये तो आपको भी पता होगा कि इस दुनिया में जो पशु है वो भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं, वो भी बंद कर नहीं रहना चाहते। तो ये तो मनुष्य की बात है जो कि विवेकशील प्राणी कहलाता है। मनुष्य इतना विवेकशील है कि वो स्वतंत्रता के महत्व को समझता है, जबकि पशु नहीं समझता है। इसीलिए वो स्वतंत्रता के लिए हमेशा ही प्रेरित रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मनुष्य जो है प्राकृतिक नियमों की खोज करता है, यानी कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे इसके लिए वो क्या करेगा? कुछ नियम बनाएगा। वो प्राकृतिक इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति की
सोच से निकले हुए, कोई लिखे हुए नहीं, किसी ईश्वर ने नहीं दिए हैं, भौतिक तरीके से नहीं आए उनके, वो नेचुरली उनके पास थे और वो नियम उन्होंने उनकी खोज कर ली ताकि उनकी स्वतंत्रता जो है बनी रहे। और जब ये नियम, ये जो प्राकृतिक नियम उन्होंने बना लिए, तो इन नियमों के माध्यम से उन्होंने संसार का ज्ञान प्राप्त वो कर लेता है कि संसार चलाना कैसे, संसार काम कैसे करता है, रन कैसे करता है। तो इस तरह से उस जब संसार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे पता चल जाता है कि जो देवी ताकतें हैं ये सब भ्रम मात्र है। जो ये ईश्वरीय शक्तियाँ हैं ये भ्रम मात्र है, वास्तविकता मनुष्य है। मनुष्य की जो स्वतंत्रता की मांग होती है वो उसके लिए वास्तविकता है, इसके अलावा सब बहकावा है। स्वतंत्रता की जो प्राकृतिक लगन है, जो ये जो स्वतंत्रता वो चाहता है इस संसार में बनाए रखने की, ये जो लगन है उसके अंदर हमेशा ज्ञान की वृद्धि करती है कि क्या क्या वो खोज करें, क्या क्या तरीके अपनाएं कि उसकी स्वतंत्रता जो उसका जो स्वच्छंद तरीके से इधर उधर घूमना वो बना रहे। तो इसके लिए वो ज्ञान की वृद्धि करता है और अंततः यही जो ज्ञान की वृद्धि है उसे विवेकशील बनाती है। और यही विवेकशीलता और जो स्वतंत्रता है, ये विवेकशीलता और स्वतंत्रता दोनों की जो लगन है वो अपने अंदर पाना जाता है। तो महत्वपूर्ण गुण उसके अंदर ऑलरेडी है, ये जन्मजात लक्षण है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस से आप देख सकते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता की लगन जो है, ये जो पिछला जो सेकंड पॉइंट करवाया था, विवेकशीलता और स्वतंत्रता दोनों ही मनुष्य के अंदर होती है और इन्हीं को पाने की जो लगन होती है उसके ज्ञान में वृद्धि करती है। और यही जो ज्ञान है उसे संसार की खोज करने के लिए प्रेरित करता है और यही जो संसार की खोज करने की जो प्रेरणा है उसे प्राकृतिक नियम बनाने की बात करता है और यही जो प्राकृतिक नियम है अंततः उसे स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से आप सीक्वेंस बना सकते हैं और सीक्वेंस बनाकर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आते हैं उसके बाद मनुष्य प्रत्येक वस्तु का केंद्र बिंदु है, इसे बार बार करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि अब जो प्राचीन अगर बात की जाए, प्राचीन थी मानवतावादियों की, तो वो ये कहते थे कि मनुष्य ने जो है समाज बनाया है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एम एन रॉय भी मानते हैं कि जो मानवतावाद है मनुष्य के ही चारों ओर घूम रहा है। जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका उद्देश्य मनुष्य के हित के लिए ही होता है। समाज हो, राज्य हो, सरकारें हो, कोई भी संस्थाओं का निर्माण करना, वो सब मनुष्य की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए होती हैं और वो आवश्यकताओं के अनुसार वो इसमें परिवर्तन भी करता रहता है। जो राय का मानवतावाद इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मानव इतिहास का विकास स्वयं होता है, कोई देवी शक्ति या ना कि कोई देवी शक्ति या कोई आर्थिक शक्ति के द्वारा। इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको बता दूँ, मनुष्य ने समाज, राज्य, राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया है ताकि उसका हित हो सके, ताकि उसका अधिक से अधिक भला हो सके। तो मनुष्य ही वास्तव में केंद्र बिंदु है। मनुष्य की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो ही केंद्र बिंदु है, तभी तो ये समाज बना है, तभी तो ये सरकारें बनी हैं ताकि जो मनुष्य स्वतंत्र रह सके, अपनी विवेकशीलता का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कर सके। इतिहास अपने आप नहीं विकसित होता बल्कि मनुष्य उसका विकास करता है। अभी तक तो हमने ये समझा था ना कि इतिहास जो है, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये ईश्वर की देन या फिर कुछ लोगों की देन है, नहीं। इतिहास है कौन? इतिहास मनुष्य द्वारा ही तो लिखा गया है। कभी बाबर हुआ करते थे, मुगल शासक थे, तो कभी पृथ्वीराज चौहान, गुलाम वंश और इस तरह से अंग्रेज, जो ये सब ये आए, ये क्या थे? मनुष्य ही तो थे। यही तो इतिहास है, इन्हीं को तो हम पढ़ रहे हैं। किसी ईश्वर का इतिहास थोड़ी ना पढ़ा जा रहा है। ईश्वर का इतिहास तो धार्मिक पुस्तकों में है जिसकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन है। कई बार ये भी नहीं मान जाते कि वास्तविकता थी भी या नहीं। तो वास्तव में हिस्ट्री किसे कहा जाता है? जो विवेकशीलता पर आधारित है, जिसके फैक्ट्स हैं, तथ्य जिसके हैं, जो यथार्थवाद पर आधारित है, जो असलियत पर आधारित है, जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है हर पत्र के द्वारा, हर बुक के द्वारा कि ये 2000 वर्ष पुरानी लिखी गई है, वो सारे प्रूव्ड हैं। तो ये सब क्यों, ये जो इतिहास बना है ये क्यों बना है? ये मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य द्वारा बनाया है। मनुष्यों के जब हित थे कि उन्हें दूसरे देश में जाकर व्यापार करना है, तो उन्होंने उपनिवेशवादी तरीके को अपनाया, साम्राज्यवादी ताकत बन गए। हर जगह आप देखेंगे हित है। आज लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में भी मनुष्य का हित है। लोकतंत्र में सरकार बनाई जा रही है, वो मनुष्य का हित है। समाज बनाया जा रहा है, भाईचारा पैदा किया जा रहा है, उसमें मनुष्य का हित है। तो वास्तव में क्या है? मनुष्य ही केंद्र बिंदु है हर तरीके से।
तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मनुष्य जो है कहीं अलग मनुष्य के अलावा कुछ और ईश्वर या कोई ताकत है। फिर हम 5वें पॉइंट पे आते हैं कि राज्य व समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बनाए गए हैं, यानी कि स्टेट एंड सोसाइटी एस्टैब्लिश फॉर द फ्रीडम ऑफ मैन। बिल्कुल सही बात है। आज जो राज्य यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या सरकारें क्यों बनाई गई हैं? मनुष्य के हित के लिए, उसकी स्वतंत्रता बनी रही, इसलिए बनाई गई। समाज क्यों बनाए गए? आपस में भाईचारे में लोग रहते हैं। अ, वो क्यों है? ताकि आपस में बना रहे। इसका इसका मैं एक बुक से ही आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो संस्थाएं व्यक्ति ने उत्पत्ति की है इस पृथ्वी पर, वो वास्तव में मनुष्य की स्वतंत्रता को विकसित करने के लिए हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए हुई है। समाज राज्य की स्थापना से पूर्व जब मनुष्य ने अपना समाज या राज्य नहीं बनाया था, आदिवासी जीवन जीता था, तो वो बहुत ही असभ्य था। उसे सही गलत का कुछ नहीं पता था, बस अपना पेट भरना है। ना ही वो डिसिप्लिन में रहता था, किसी का मर्डर हो जाता था, कोई लॉ और ऑर्डर नहीं था, क्योंकि वो आदिवासी थे। कोई इतना उनका समाज जो सोसाइटी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी। जो प्रकृति की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, मतलब प्रकृति में बहुत सारी ऐसी फिर शक्तियों का जन्म हुआ, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंपीय हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाना, या फिर सूखा पड़ जाना, ये प्राकृतिक संघर्ष है। इनसे मनुष्य को बचने के लिए मनुष्य ने फिर क्या किया? एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करना शुरू हुआ। ये वो जो आदिवासी थे वो साथियों की तरह रहने लगे, क्योंकि समय की मांग थी, आवश्यकता थी। इस प्रकार उन्होंने अपने अस्तित्व को, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर ये सामाजिक संबंध जो है व्यापारिक संबंधों में बन गए। एक दूसरे देश से व्यापार करना, आर्थिक और राजनीतिक मदद लेना, तो ये सब पैदा होता गया। कहने का विचार, इस राय जो है इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि सामाजिक संबंध किसी ईश्वर की देन है या किसी अदृश्य देवी देवता या शक्ति या नैतिकता की देन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। फिर वो कहते हैं कि जैसे अभी तक तो हमारा समाज जो है, प्राचीन समाज इकट्ठा होकर रह रहा था, अभी जैसे मैंने बताया आदिवासी जीवन के दौरान, लेकिन उनके बीच में संपत्ति ने जन्म ले लिया। ये मेरा है, ये मेरा मेरा जमीन का टुकड़ा है, ये संपत्ति मेरी है। इस तरह की तेरे मेरे की भावना उनके अंदर पैदा हो गई, और इसी कारण सामाजिक संबंधों को नियमित करने के लिए क्या एक जरूरत पड़ने लगी, किसी शक्ति की, जो कि तेरे मेरे की भावना का सही बंटवारा कर सके लोगों के बीच में। एक ऐसी पावर की का जरूरत पड़ सकी लोगों के बीच में। जो मारकाट होने लगी थी संपत्ति को लेकर, जमीन को लेकर, उसको खत्म करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ने लगी, ताकि लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे, समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। इसी के लिए राज्य का जन्म हुआ है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि समाज का जन्म कैसे होगा, आपस में भाईचारे से रहने लगे। अब राज्य का जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि संपत्ति के उदय के बाद एक ऐसी सरकार की, ऐसी एक संस्था की जरूरत होने लगी जो क्या करे, सीमित तौर पर अपना काम करते हुए लोगों को आपस में एकजुट तरीके से रख सके। तो ये भी उनके मानवतावाद की एक इम्पोर्टेंट पहल है। फिर है अनेक संस्थाओं में से राज्य भी एक संस्था है। उनका छठा पॉइंट कि देखो, मनुष्य ही केंद्र बिंदु है। मनुष्य ने ही समाज का निर्माण किया, मनुष्य ने ही राज्यों का निर्माण किया, और बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो राज्य है वो देवी शक्ति है। अगर आप पुराने थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारे शासक इस नाम पर रूल करते थे कि वो तो देवी देवताओं का अवतार है, भगवान ने भेजा है, राम का स्वरूप है, तो उन्हें देवता के तौर पर माना जाना चाहिए। तो कई कई प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं जो अपने आप को किसी देवता का रूप बताते हैं, और लोगों को ये अंधविश्वास दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, कि अंधभक्ति करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि वही सब कुछ, वो तो ईश्वर की देन है। तो इस पर एमएन रॉय कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हिटलर जो है अपने आप को, जैसे कि आपको जर्मनी में पता होगा, हिटलर एक तानाशाह हुआ करता था, बहुत ज़्यादा जोर जुल्म किए थे। वो अपने आप को ईश्वर का रूप अगर कहता है कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, तो वो जो कर रहा है वो सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार, शासक सत्ता जो बनी है, जो ये एक संस्था की तरह, जो राज्य की, जो व्यक्ति के द्वारा ही बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई है। तो समाज में जो जितनी भी मानव द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, तो राज्य में भी उसमें से एक है। राज्य का काम इन अलग अलग संस्थाओं जो बनाई है उन्हीं को नियमित करना है। यानी कि जितनी भी संस्थाएं बनाई उनमें से एक संस्था राज्य भी, और राज्य का काम जो अन्य संस्थाएं बची हुई है उनको नियमित करना, उनको ठीक ढंग से चला के रखना, ताकि उनमें कोई क्रैशेज ना हो।
मनुष्यों में आपस में कोई क्लासेस ना हो, और राज्य का कार्य भी सीमित होगा। राज्य ऐसा नहीं कि राज्य को सर्वशक्तिमान बनाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था है, तो मनुष्य होपफुली कि मनुष्य ने बनाई है तो मनुष्य उसको होल्ड करेगा। इसलिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की गई है कि शक्तियों का बंटवारा मनुष्य के हाथ में ही होता है, उनके नवमानवतावाद में। इसके अलावा राय चाहते थे कि शक्ति कुछ एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं की जानी चाहिए, बल्कि शक्ति का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। फिर अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो अगला जो पॉइंट है वो है मौलिक लोकतंत्र पर, रेडिकल डेमोक्रेसी पर, कि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो उनको मौलिक लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि जो प्रचलित लोकतंत्र था वो बहुत दोषपूर्ण था। सबसे बड़ा दोष तो उसमें उन्हें यही लगता था कि कुछ लोगों के हाथ में शक्तियाँ निपट जाती है। लोग तो वोट डालकर सोचते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार चुनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी एक पार्टी को वोट कर देते हैं, कुछ लोगों को, चंद लोगों को वोट कर देते हैं, उनके हाथ में इतने बड़े देश की चलाने की ताकत आ जाती है, फिर वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है, जो आज के समय में चल रही है, वो एक अच्छी प्रणाली नहीं है, उसमें बहुत सारे दोष हैं। तो उसकी जगह मौलिक डेमोक्रेसी लेके आनी चाहिए, जिसमें दल का कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दल तो करप्ट होते हैं, दल का कोई स्थान नहीं होगा। उनकी जगह पीपल्स कमेटीज़ होंगी, लोगों की समितियां होंगी जो लोगों की तरफ से शासन का कार्य संभालेंगी। तो इस तरह से जो है मनुष्यों, उनके जो लोकतंत्र है, जो एक एक मनुष्य का प्रभुत्व होगा, न कि किसी एक सरकार या कुछ लोगों का। अगला पॉइंट, नैतिकता व राजनीति को अलग नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट कि राजनीति जो है, राजनीति के अंदर से आप नैतिकता नहीं निकाल सकते। अगर नैतिकता अगर पॉलिटिक्स के अंदर से निकाल देंगे तो जो करप्शन है या जो नेताओं की जो रैशनैलिटी है, विवेकशीलता है, वो खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा हम कर भी देते हैं तो जो व्यक्ति की फ्रीडम है उसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। परंतु जिन एथिकल प्रिंसिपल्स की बात राय ने राजनीति में लागू करने के लिए बात वो करते हैं, वो ये बात पर भी पूरी तरह से फोकस करते हैं कि ये जो एथिकल वैल्यूज़ हैं जो हम पॉलिटिक्स के अंदर डालना चाहते हैं, उनको प्लीज़ आप किसी तरह के देवी देवता या ईश्वर की देन या इस तरह से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। ये प्योरली एक मनुष्य केंद्रित है, मनुष्य द्वारा दी गई है। तो उनकी मानवतावाद का एक आधार नैतिकता भी था, जो कि पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसे करप्शन से बचाया जा सके। राजनीतिक जो दल हैं, उनके जो पर्टिकुलर हित हैं, उनसे बचाया जा सके। तो इस तरह से एथिक्स एंड पॉलिटिक्स कांट बी सेपरेट। वो इसको एक बेसिक जो है अपने न्यू ह्यूमनिज्म का एक बेस मानते हैं। इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ये है 9 पॉइंट की पॉलिटिक्स विदाउट पावर्स। राजनीति जो है शक्ति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पावर्स का कोई स्थान ही नहीं होता राजनीति में। राजनीति जो है डेमोक्रेसी के माध्यम से लोगों द्वारा होनी चाहिए। लोगों की जो सॉवरेनिटी है उसे मेंटेन करना चाहिए, उनकी प्रभुसत्ता उसके अंदर बनी चाहिए। परंतु वर्तमान जो राजनीति है वो सत्ता और शक्ति को पाने का एक माध्यम बन गई है। चंद लोग जो हैं या कुछ पार्टीज जो हैं या एक पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं। तो वास्तव में क्या है, सत्ता शक्ति का खेल बन गया है, राजनीतिक दलों के बीच का खेल बन गया है। और यही जो राजनीतिक संघर्ष है, आगे जाकर राजनीतिक दल जो हैं इसी राजनीतिक संघर्ष का फायदा उठाकर भ्रष्ट हो जाते हैं, और ये राजनीतिक दल भ्रष्ट संस्था की तरह काम करते हैं। तो इन्हें खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये खत्म हो जाएंगे, जो शक्ति है और जो सत्ता का संघर्ष है वो भी राजनीति से एक दिन खत्म हो जाएगा, और वही एक रेडिकल डेमोक्रेसी होगी, ओरिजिनल डेमोक्रेसी इंडिया के लिए कहलाएगी। और इसी बात को वो प्रूव करने के लिए एक पार्टी की भी स्थापना करते हैं। 1948 में पार्टी का नाम रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी था, तो उसकी वो स्थापना करते हैं। तो इस तरह से वो अपने आइडियाज़ जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आपने 9 पॉइंट्स पढ़े हैं एम एन रॉय के, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, उन पॉइंट्स में एक चीज़ तो निकल कर सामने आ गई है कि एम एन रॉय पूरी तरह से सही नहीं कहे जा सकते। कहीं ना कहीं वो रियलिज्म को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी डिमेरिट्स हम देख सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है उन्हें प्रैक्टिकली हम लागू नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य को केंद्रित करते हुए ये समाज या संस्था बनाई जानी चाहिए। जैसे कि वो एक पॉइंट लेकर आते हैं कि मनुष्य की विवेकशीलता ही वास्तव में क्या है, नव मानववाद का आधार है।
तो टू मच एम्फसाइज ऑन रैशनैलिटी, तो ये एक डिमेरिट्स हैं उनके नव मानवतावाद की, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि हर एक व्यक्ति विवेकशील होगा, हर एक व्यक्ति रैशनल होगा। अगर ये मानकर चले तो इस समाज में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाएंगे। एक समूह कहेगा कि ये सही है, दूसरा समूह सही को ही कहेगा कि नहीं ये गलत है, जो दूसरा पक्ष है वो सही है। तो इस तरह से समाज में जो है क्लैशेस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये कहना कि मनुष्य विचारशील है, तर्कशील प्राणी है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। सब कुछ व्यक्ति के स्वभाव पर ही छोड़ देना ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। व्यक्ति एक इमोशनल पर्सन है, जो कि भावनाओं का पुतला है। ये इमोशंस कई बार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो वो गलत डिसीजन जो है ले लेता है, सही के ऊपर गलत हावी हो जाता है। तो ये भी सही इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य बहुत कम मनुष्य जो है विवेकशील होते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज़ कही गई कि विवेकशीलता जो है पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। उसके बाद जो है समाज व्यक्ति के परस्पर संबंधों के विषय में अनुचित विचार राय का विचार था कि व्यक्ति समाज की आत्मा है, व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति के कल्याण के अतिरिक्त समाज का कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं, व्यक्ति समाज का निर्माता है, व्यक्ति ही प्रथम है, समाज तो द्वितीय है। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक सोशल एनिमल हैं, एक आप सामाजिक प्राणी हैं, तो ऑब्वियसली आप समाज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आज हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं समाज की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। तो व्यक्ति को आगे रखते हुए समाज को पीछे रख देना, समाज से ही भाईचारा बना है, समाज से ही जो है आपस में व्यक्ति संयम से रहना, सहनशीलता के साथ रहना, वो सब चीज़ें सीखता है। अकेला व्यक्ति जो है समाज का निर्माण नहीं कर सकता, समाज असंभव है, और अकेला व्यक्ति समाज के बिना भी नहीं रह सकता। तो एक दूसरे की नीड्स हैं। ये कह देना कि समाज और अन्य संस्थाएं तो एक सेकेंडरी सोर्स है, व्यक्ति सब कुछ है, तो वो भी एक इम्प्रॉपर लगता है। तीसरा हम आलोचना कर सकते हैं कि राज्य दूसरी संस्थाओं की तरह एक संस्था नहीं है। राज्य को लोग चुनते हैं, बहुलवादी एक संस्था के तौर पर चुनते हैं। तो राज्य को जस्ट एक संस्था मान लेना दूसरी तरह, जैसे एक नगर पालिका को बना दिया, एक पंचायत को बना दिया, इसी तरह के इससे किसी बड़े इनको आप इनको इतना सेकेंडरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं, ये राज्य एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है जिसका काम होता है कानून का क्षेत्र संभालना। जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए, अगर वो गलत करती हैं तो उनके ऊपर लॉ और ऑर्डर को देखना, उनको फिर से डिसिप्लिन में लेकर आना। यदि राज्य को भी दूसरी सामाजिक संस्थाओं की तरह समझ लिया जाएगा तो इस समाज को नियमित करना, संगठित करना एक असंभव सा कार्य हो जाएगा। समाज में शांतिमय वातावरण की आवश्यकता है, तो राज्य को कानून का जो निर्माण करने का जो हक है वो देना ही पड़ेगा। फिर मौलिक लोकतंत्र का जो उनका विचार है वो भी अव्यवहारिक लगता है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि जो उनका मौलिक लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों की बात करते हैं कि वो राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। आज के समय में संभव है ही नहीं। राजनीतिक दलों के बिना आप इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर आप लोगों का शासन नहीं लेकर आ सकते। लोगों की राजनीतिक शिक्षा के लिए राजनीतिक दल बहुत जरूरी है। तो राजनीतिक दलों को खत्म करके आप लोकतंत्र बना लें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जो लोगों की आप समितियां बना रहे हैं, एक समय के बाद क्या पता वही एक दल का रूप धारण कर ले, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि पीपल्स कमेटी के तहत हम करेंगे लोकतंत्र का निर्माण, और ये पीपल्स कमेटीज कब भ्रष्ट हो जाए ये भी नहीं कह सकते। तो इस तरह से मौलिक लोकतंत्र भी अव्यवहारिक सा लगता है। प्रैक्टिकली इसको इतना जो है समाज में उतार नहीं सकते हैं। फिर है शक्ति रहित राजनीति एक सपना, अभी जो हमने 9th पॉइंट किया था कि शक्ति और राजनीति को अलग कर देना चाहिए, हो ही नहीं सकता। ये तो व्यवहार में प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि मनुष्य हमेशा क्या करना चाहता है, शक्ति का ग्रहण करना चाहता है, अधिक से अधिक पावरफुल बनना चाहता है। आप जब मोरगैंथो पढ़ोगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो आपको मोरगैंथो जब यानी बीए फाइनल ईयर में पढ़ोगे तो मोरगैंथो यही कहता है कि मनुष्य का स्वभाव हमेशा शक्ति प्राप्त करना है, उसका स्वभाव शांति तरीके का है ही नहीं। तो इस तरह से आप शक्ति और राजनीति को अलग नहीं कर सकते हो। ये एक साथ साथ चलने वाली संस्थाएं हैं, तो इनको अलग करना बिल्कुल गलत है। सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता से अलग है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं। राय का विचार था कि व्यक्ति का
तर्कपूर्ण नैतिक व्यवहार ही सामाजिक नैतिकता का मूल आधार है। ये ठीक है कि व्यक्ति अपनी विवेकशीलता के बल पर अपने लिए नैतिक नियम बना लेता है, अपनी विवेकशीलता के आधार पर नए सिद्धांत बना लेता है, नैतिकता के आधार पर कुछ सिद्धांतों को स्वीकार कर लेता है, कुछ को अस्वीकार कर देता है। परंतु यह भी सच्चाई है कि सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता से अलग होती है। प्रत्येक समाज के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, और कुछ राय के अनुसार व्यक्ति की तर्कशीलता के आधार पर व्यक्तिगत नैतिकता को भी सामाजिक नैतिकता का आधार मान लिया जाए तो ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा, क्योंकि एक समाज में रहने के अलग नियम होते हैं। एक व्यक्ति अपने घर में अकेला रह रहा है, उसके लिए अलग नियम होते हैं। आप बिना कपड़ों के समाज में नहीं जुड़ सकते। हाँ, आप अपने एक चार दीवारी, एक चार कमरे में आप अकेले अगर बिना कपड़ों के घूम सकते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर सोशल मोरालिटी की बात करें तो वहाँ पर हम इसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ एम एन रॉय अपने मानवतावाद में ये कहते हैं कि नैतिकता सर्वोपरि है और व्यक्तिगत नैतिकता सर्वोपरि है, सामाजिक नैतिकता उसके बाद में आती है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वास्तविकता में ये है कि सामाजिक नैतिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि व्यक्तिगत नैतिकता है। तो इस प्रकार जो है आपका ये पॉइंट यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम जो है एम एन रॉय के राजनीतिक विचारों को करेंगे। होपफुली ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, तो इसको पढ़ते वक्त आप बुक जरूर अपने साथ रखें और इसको कंप्लीट करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं इसलिए इसको करवा रही हूँ। हालांकि सेकंड यूनिट के से हमारा एक ही क्वेश्चन आना है, वो हम कर चुके हैं महात्मा गांधी से, आई नो सभी करेंगे, बट ये एक इम्पोर्टेंट है। आपको जानना चाहिए एम एन रॉय की क्या सोच थी, क्या विचार थे, वो कितना उस समय में अंधविश्वासों के खिलाफ बोलते थे, वो मानवतावाद को किस तरीके से सोचते थे, लेते थे। तो ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप बुक को देखिए, उसमें मैं अंडरलाइन पेजेस भी आपको दूंगी, तो उसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। अगला जो हमारा एम एन रॉय पे होगा वो एम एन रॉय के राजनीतिक विचार होंगे। जल्द ही इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।